नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से रेलवे ALP के द्वारा पूछे गए साइंस के 20 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग डिटेल से एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग 13 अगस्त 2018 शिफ्ट 2 में पूछे गए सवालों को देखेंगे। बाकी के वीडियो जिसने नहीं देखे हैं वो ऊपर के आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इस शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि युग्मक संलयन को परिभाषित डैश के रूप में किया जाता है। तो बताइए, युग्मक संलयन को परिभाषित किया जाता है किसके रूप में? अंडे के विखंडन के रूप में, शुक्राणु के विखंडन के रूप में, अंडे के साथ शुक्राणुओं में से एक का संलयन करके, या फिर युग्मक के साथ शुक्राणुओं में से एक का संलयन करके। इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडे के साथ शुक्राणुओं में से एक का संलयन करके, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए, इससे पहले जानिए कि युग्मक संलयन क्या होता है। तो देखिए, युग्मक संलयन क्या है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो नर और मादा युग्मकों अर्थात शुक्राणु और अंडे के बीच होती है। जान लीजिए कि युग्मक संलयन जो है वो कहाँ पर हो सकता है। तो देखिए, युग्मक संलयन जो है वो किसी भी जीवों के शरीर के अंदर या फिर बाहर में भी हो सकता है, ठीक है। यह एक विशेष कोशिका के गठन का कारण बनता है जिसे हम लोग युग्म कोश कहते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास भी शेयर करें, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है कि शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस का क्या प्रभाव होगा। तो बताइए, शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस का क्या प्रभाव होगा। नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा, या फिर लाल लिटमस पेपर सफेद हो जाएगा, या फिर नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलेगा, या फिर लाल लिटमस पेपर नीला हो जाएगा। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलेगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है कि शुष्क HCl मतलब सूखा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो शुष्क लिटमस पेपर के रंग को नहीं बदलेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, आयनीकरण के लिए जल माध्यम का होना आवश्यक है, ठीक है। क्योंकि देखिए, कोई भी आयनीकरण होने के लिए क्या चाहिए? जल होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जल के माध्यम में ही आयनीकरण हो सकता है। तो देखिए, H+ आयन जो है वो कहाँ पर उत्पन्न होगा? तो H+ आयन जो है वो सिर्फ जल माध्यम में ही उत्पन्न होता है, ठीक है, तो सूखे के रूप में उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि शुष्क HCl जो है वो शुष्क लिटमस पेपर के रंग में कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे H+ आयन ही उत्पन्न नहीं होगा तथा एक अम्ल के रूप में कार्य नहीं कर पाएगा, ठीक है। के बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि 4 तत्वों की परमाणु संख्या दिया गया है, ठीक है, किसका किसका? जैसे कि फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होता है। उसके बाद फॉस्फोरस का 15 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, आर्गन का 18 होता है, ठीक है, यानी कि ये 4 तत्व दिया गया है। तो देखिए, इसमें पूछा क्या है? इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन से 2 तत्व जो है वो रासायनिक रूप से समान होंगे? फ्लोरीन और क्लोरीन के, फ्लोरीन और फॉस्फोरस के, क्लोरीन और फॉस्फोरस के, या फिर फ्लोरीन और आर्गन की। यहाँ पे देखिए, फ्लोरीन और क्लोरीन के रासायनिक रूप समान होंगे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 9 होता है, ठीक है। इसका जब कॉन्फिगरेशन करेंगे तो कितना होगा? 2 और 7 हो जाएगा। उसी प्रकार क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है? तो 17 है कि नहीं? इसका जब कॉन्फिगरेशन करेगा तो कितना होगा? 2, 8, उसके बाद यहाँ पे कितना होगा? 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, दोनों एलिमेंट में, दोनों तत्व में जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 7 है, ठीक है। तो दोनों कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 था, इसीलिए यहाँ पे फ्लोरीन और क्लोरीन की जो रासायनिक रूप समान हो जाएगा, ठीक है। देखिए, फ्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है, आवर्त सारणी यानी कि ग्रुप 17 का ये तत्व है जो एक ही समूह में होते हैं, क्योंकि इन दोनों के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जो समान रासायनिक व्यवहार की ओर ले जाती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो अभी जस्ट बताया क्या होता है? 2 और 7 होगा। वो क्लोरीन का क्या होगा? 2, 8 और 7 हो जाएगा, ठीक है। इसी कारण दोनों में समानता है। के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है कि निम्न धातुओं में से कौन सी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो बताइए, इनमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? कैल्शियम, एल्यूमिनियम, निकेल, लेड, सीसा। तो देखिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व हो जाएगा कौन? कैल्शियम, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, वे धातुएं जो किसी भी प्रकार की अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तनों में सहायता प्रदान करता है उसी को हम लोग अभिक्रियाशील धातुएं कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देखिए क्या है कि अभिक्रियाशील धातु में क्या होता है? तो वे धातुएं जो किसी भी प्रकार की अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तनों में सहायता प्रदान करता है उसी को क्या कहते हैं? उसी को अभिक्रियाशील धातुएं कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, उपरोक्त में से जो ऑप्शन में था उसमें सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन हो जाएगा? वहां पे कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा पूछा जाए तो पोटेशियम का होता है, ठीक है। तो बाकी देखिए यहाँ पे दिया गया, तो पहले देखिए सबसे ज्यादा किसका? पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर उसके बाद सीसा, फिर कॉपर, फिर उसके बाद मरकरी हो जाएगा, फिर Ag, फिर Au। तो
तो यहाँ पे सीक्वेंस में दिया गया, ठीक है, सबसे ज़्यादा से सबसे कम तक में। यहाँ पे देखिए सोना, चांदी, तांबा सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं होती है और इन्हें हम लोग उत्कृष्ट धातु कहते हैं, ठीक है। पूछा जाए कि उत्कृष्ट धातुएं किसे कहते हैं, तो उत्कृष्ट धातुएं किसे कहेंगे, सोना, चांदी, तांबा, ठीक है, ये सबको उत्कृष्ट धातु कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सब कम अभिक्रियाशील धातुएं होती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या है कि जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धकेलती है। यह न्यूटन के किस नियम का चित्रण करता है? गति का पहला और दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, गति का दूसरा नियम, या फिर गति का पहला नियम। तो देखिए जब बंदूक से गोली चलाई जाती है ना तो बंदूक विपरीत दिशा में धकेलता है, ठीक है। यह न्यूटन के तीसरा नियम बताता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग न्यूटन के पहला, दूसरा और तीसरा तीनों नियमों के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जानते हैं कि सबसे पहले न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है। तो देखिए न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहता है, क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होता है, ठीक है। अर्थात जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर भी बल लगाएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या एवरी एक्शन ऑपोजिट टू रिएक्शन होगा, ठीक है, जो कि बराबर होता है लेकिन विपरीत दिशा में लगाया जाता है, मतलब हर एक्शन का रिएक्शन निकलेगा यहाँ पे, ठीक है, गति का तीसरा नियम में। उसके बाद न्यूटन की गति का दूसरा नियम देख लीजिए क्या है कि यदि किसी गतिमान पिंड पर लगने वाले बल के परिमाणों को मापता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए न्यूटन की गति का नियम क्या बताया गया था कि किसी भी गतिमान पिंड पर जो लगने वाला बल होता है ना उसके परिमाण को मापने का काम करता है, ठीक है। यानी कि इसको अगर हम सरल भाषा में समझें तो कैसे होगा, न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या होता है। तो देखिए न्यूटन के गति का दूसरा नियम यह बताता है कि किसी भी पिंड की गति में परिवर्तन की जो दर है उस पर लगने वाले बल की दिशा और परिमाण के समानुपाती होती है, ठीक है। यानी कि क्या है, किसी भी पिंड की गति में परिवर्तन की जो दर है उस पर लगने वाला जो बल की दिशा और परिमाण के समानुपाती होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कि किसी पिंड का जो संवेग होता है, ठीक है, उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना वेग, ठीक है, यानी कि P बराबर m/v हो जाता है, ठीक है। उसके बाद चलिए न्यूटन की गति का दूसरा नियम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए जैसे एक गेंद पर प्रहार करने के बाद उसमें एक निश्चित मात्रा में त्वरण विकसित हो जाता है, ठीक है। देखिए त्वरण क्या होता है, तो देखिए वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पे त्वरण का यूज होता है इसमें, ठीक है। तो ये बोलता है कि एक गेंद जिस त्वरण से चलती है वह उस पर लगाए गए बल के सीधे समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि आप गेंद पर जितना जोर से प्रहार करेंगे वह भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो यही है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है। तो देखिए न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है कि पदार्थ के एक प्राकृतिक गुण जो है वो जड़त्व को परिभाषित करता है, ठीक है, जो गति में बदलाव का विरोध करता है। इसलिए प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। मतलब अगर हम ये बोले कि न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहता है, तो न्यूटन की गति का पहला नियम कहता है क्या कि कोई भी वस्तु अपनी विरामावस्था में या फिर गतिशील अवस्था में रहना चाहता है, ठीक है, तब तक जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे, ठीक है। तो यही है न्यूटन की गति का पहला नियम, ठीक है। तो आई होप न्यूटन के तीनों नियम के बारे में समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है कि विद्युत धारा को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो बताइए विद्युत धारा को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का, आमीटर का, वोल्टमीटर का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग आमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होता है, तो विद्युत धारा की एसआई इकाई होता है एम्पियर, ठीक है, क्या होता है एम्पियर। परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे एमीटर कहते हैं। देखिए विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होता है एम्पियर होता है, और परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग एमीटर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि एम्पियर की परिभाषा क्या होता है। तो देखिए एम्पियर की परिभाषा क्या होता है कि किसी विद्युत परिपथ में एक कूलम आवेश जो है वो 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है तो उस परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होगा वो 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर से सुन लीजिए क्या है कि किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है तो उस परिपथ में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कि एक ध्वनित तरंगे में 4 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति और 40 सेंटीमीटर की तरंग दैर्घ्य है। 3.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में ध्वनि तरंग द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, बेसिकली न्यूमेरिकल है साउंड चैप्टर का। तो देखिए सबसे पहली बात जानिए कि ध्वनि तरंग पर कोई भी बिंदु समय तरंग दैर्घ्य के बराबर दूरी तय करता है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए ध्वनि का वेग यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्वनि का वेग हो जाएगा तरंग दैर्घ्य गुना आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य गुना आवृत्ति हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पे तरंग दैर्घ्य कितना दिया है, तरंग दैर्घ्य कितना दिया, 40 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में चेंज करना है। ठीक है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करिएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 100 से यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 किलो हर्ट्ज है, इसको भी मीटर में बदलिएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, 4000 मीटर हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1010, ठीक है, यहाँ पे भी कट जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। ठीक है, ये 1600 क्या हो गया, मीटर हो गया। ये 1600 मीटर क्या हुआ, ये ध्वनि का वेग निकल गया। ठीक है, ध्वनि का वेग कितना निकला, तो 1600 मीटर निकल गया। ठीक है, देखिए 1600 मीटर निकल गया, ये क्या निकला, ये वेग निकल गया। ठीक है, ये क्या निकला, वेग निकल गया। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस दिया है, दूरी दिया है, कितना दिया है, तो डिस्टेंस दिया है कितना, 3.2 दिया। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या था, दूरी बटे चाल होता है, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी यहाँ क्या, यानी कि यहाँ पे 3.2 हो जाएगा, और नीचे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए ये 3.2 क्या है, 3.2 आपका किलोमीटर में, इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 1000 से यहाँ पर भी गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 0 बैठेगा। अब देखिए 3 0 ऊपर 3 0 नीचे काट दीजिए, तो फाइनली 16 से 32 कटेगा कितनी बार में, 2 बार में, यानी कि समय कितना निकला, 2 सेकंड निकल जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पे आपका ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है कि चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार कितना है, 300 न्यूटन है। ठीक है, तो बोलता है कि पृथ्वी की सतह पर उस लड़के का भार कितना होगा। तो बताइए कि चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार 300 न्यूटन है, तो पृथ्वी की सतह पर उस लड़के का भार कितना होगा, 50 न्यूटन, 300 न्यूटन, 5 न्यूटन या फिर 1800 न्यूटन। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1800 न्यूटन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, तो चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। देखिए चंद्रमा की सतह पर लड़के का भार कितना दिया था, 300 न्यूटन दिया था। ठीक है, चंद्रमा की सतह पर किसी भी वस्तु का जो भार है वो पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है, 1/6 गुना होता है। ठीक है, जहां पर m क्या होता है, m द्रव्यमान होता है, और g क्या होता है, g गुरुत्व त्वरण होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए चंद्रमा पर दिया था कितना, चंद्रमा पर वैल्यू दिया था 300, और पृथ्वी का होता है, यहाँ पे पृथ्वी का कितना होता है, 1/6 होता है। ठीक है, यानी कि जब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना होगा, पृथ्वी पर का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 1800 न्यूटन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है कि निम्न में से कौन रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन सा तत्व है जो रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, प्लूटोनियम, टाइटेनियम, यूरेनियम या फिर थोरियम। तो देखिए यहाँ पे टाइटेनियम जो है वो रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। ठीक है, बाकी प्लूटोनियम, यूरेनियम और थोरियम हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए रेडियोधर्मी तत्व क्या होता है, तो देखिए रेडियोधर्मी तत्व जो है वो वे होते हैं जो सहज परिवर्तन से गुजरते हैं, जिसमें ऊर्जा या तो कणों के रूप में जारी होता है, जैसे अल्फा या बीटा कण, या मतलब अगर बेसिकली देखा जाए तो रेडियोधर्मी तत्व क्या होता है, रेडियोधर्मी तत्व जो है एक सहज परिवर्तन यानी कि क्षय, यानी कि नष्ट होने से, यानी कि कोई भी चीज नष्ट होने के बाद गुजरता है ये। ठीक है, इसमें भी जो ऊर्जा का, और इसमें जो ऊर्जा होता है वो किस रूप में प्रवाहित होता है, इसमें ऊर्जा कण के रूप में प्रवाहित होता है। ठीक है, और वो कण में भी क्या, अल्फा बीटा या गामा के रूप में प्रवाहित होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए थोरियम, यूरेनियम, रेडियम और पोलोनियम, ये सब क्या है, ये सब रेडियोधर्मी तत्व है। ठीक है, बाकी टाइटेनियम रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन है जो असत्य है, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, या फिर पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, या फिर पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या फिर पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन असत्य हो जाएगा। तो देखिए पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, यही असत्य है। ठीक है, बाकी देखिए पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, बिल्कुल सही। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी सही है। उसके बाद पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये भी सही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मैच नहीं करता है, ये गलत है। ठीक है, देखिए पदार्थ के कणों की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या होता है। तो देखिए कोई भी पदार्थ के कणों की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं होता है ना, वो क्या होता है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। उसके बाद पदार्थ के कणों के बीच जगह होती है। उसके बाद पदार्थ के कण जो है वो लगातार गतिमान में रहते हैं। ठीक है, सब प्रमुख लक्षण है पदार्थ के कणों का। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन डैश है, क्या है। तो देखिए तो क्या होगा कि लिटमस को प्रभावित नहीं करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, लाल और नीले लिटमस को प्रभावित करता है, या फिर लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो देखिए कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन है वो क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्योंकि यह प्रकृति में अम्लीय होता है। ठीक है,
उसके बाद जानिए कि लिटमस पेपर किससे बनता है। तो देखिए लिटमस पेपर जो है वो लाइकेन के पौधे के अर्क के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। अर्क क्या होता है, तो अर्क जो होता है छाल होता है, किसी भी पौधे का जो छाल होता है उसी को अर्क बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। लिटमस पेपर किससे बनता है, तो लाइकेन के पौधे के छाल से बनता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है कि यदि किसी निकाय का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा अपनी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा से n गुना हो जाती है, तो n का मान क्या होगा बताइए, 3, 4, हाफ या फिर 6। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, ठीक है। यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हुआ, देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv² होता है, ठीक है। बोला कि यहाँ पे क्या था, बोला था कि अगर उसका वेग को 2 गुना कर दिया जाए, मान लेते हैं यहाँ पे वेग की जगह हम 2 गुना रख देते हैं, यहाँ पे 2 रख देते हैं, ठीक है। तो 2 रखेंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। यानी कि पहले का गतिज ऊर्जा का ये कितना हो गया, 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 गुना बन जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर 4 हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है कि एक आपतित किरण दर्पण के साथ 20 डिग्री के कोण पर एक समतल दर्पण से टकराती है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा। देखिए सबसे पहले समतल दर्पण, मान लेते हैं समतल दर्पण है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला था कि आपतित किरण, मान लेते हैं इंसिडेंट रे आपतित किरण है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये परावर्तित किरण है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बीच में एक जगह परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला था कि जो कोई आपतित किरण है वो समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। मान लेते हैं ये कितना है, ये कितना, ये 20 डिग्री का कोण बना रहा है, समतल दर्पण के साथ बना रहा है। और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है ये पूरे का कितना होता है, पूरे का 90 होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 20 दे दिया है तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यानी कि अब ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इंसिडेंट रे यानी कि आई बराबर क्या होता है, आई बराबर आर होता है। यानी कि आपतित किरण बराबर होता है परावर्तित किरण का, ठीक है। यानी कि ये 70 ये भी 70 हो जाएगा, और ये 70 + 70 कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोनों का एंगल कितना होगा, 140 हो जाएगा। कहाँ पे है आपका, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है कि वस्तु की स्थितिज और गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है जब यह ऊंचाई से गिरती है। तो बताइए वस्तु की स्थितिज और गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा जब यह ऊंचाई से गिरेगा। स्थितिज और गतिज ऊर्जा कम हो जाएगा, इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है जबकि गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, या फिर इसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं होगा, या फिर इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है कि जब कोई वस्तु जमीन की ओर स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो कम हो जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ने लगता है, ठीक है। जैसे ही वस्तु जमीन को छूने लगता है तो उसकी सारी स्थितिज ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। वैसे भी देखिए गतिज ऊर्जा क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा क्या होता है कि किसी भी वस्तु के गति के कारण जो ऊर्जा होता है उसी को गतिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, तो स्थिति की अवस्था में कोई भी वस्तु के द्वारा स्थिति की अवस्था में संग्रहित किया गया ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है हाफ mv² होता है, और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है mgh होता है, ठीक है। जहाँ पे g क्या होता है, g गुरुत्व त्वरण होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा जानवर सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन सा जानवर है जो सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है, कछुआ, मगरमच्छ, मेढक या फिर सांप। तो देखिए यहाँ पे सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है कौन, तो मेढक, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सरीसृप क्या होता है, तो सरीसृप जो है ठंडे खून वाले जानवर होता है जिनकी पहचान कैसे करें, जिनकी पहचान तराजू और अंडे देने की क्षमता से होती है। इनमें कौन कौन आएगा, इनमें देखिए मगरमच्छ हो गया, सांप हो गया, छिपकली हो गया, ये सभी आते हैं सरीसृप वर्ग में, ठीक है। उसके बाद और कुछ कछुए भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। फिर देखिए सांप, देखिए सांप भी क्या है, सांप एक सरीसृप में आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये टेट्रापोड कैसे रूप के होते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है कि उस सभी में रीढ़ की हड्डियां होती है, ठीक है। और अधिकांश के 4 पैर होते हैं, सांप इसमें अपवाद होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है कि नाइट्रोजन परमाणु में मौजूद न्यूट्रॉन की संख्या डैश है। तो बताइए नाइट्रोजन परमाणु में मौजूद न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, 5, 14, 7 या फिर 11। तो देखिए नाइट्रोजन परमाणु में मौजूद न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए हम लोगों को पता होता है कि परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, परमाणु संख्या बराबर होता है न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। और नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 7 होता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका आंसर 7 हुआ था, ठीक है। देखिए न्यूट्रॉन क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए न्यूट्रॉन जो है वो उन 3 उप परमाणुविक कणों में से एक होता है जो एक परमाणु बनाते हैं। यह परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ मौजूद होता है और प्रोटॉन के साथ परमाणु का परमाणु द्रव्यमान बनाता है, जबकि एक प्रोटॉन सकारात्मक रूप से चार्ज होता है और एक इलेक्ट्रॉन नकारात्मक रूप से चार्ज होता है, ठीक है। एक न्यूट्रॉन जो है वो तटस्थ होता है, ठीक है, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है।
तो जान लीजिए कि न्यूटन की खोज किसने किया था, तो न्यूटन की खोज किया था जेम्स चैडविक ने, ठीक है, की खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को डैश व्यवस्थित किया गया है। तो बताइए आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस रूप में व्यवस्थित किया गया है, परमाणु द्रव्यमान संख्या के घटते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, या फिर परमाणु संख्या के घटते क्रम में। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु या फिर प्रोटॉन संख्या के बढ़ाने के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। समान संख्या में इलेक्ट्रॉन कोष वाले तत्वों को क्षैतिज पंक्तियों यानी कि हॉरिजॉन्टल रोज में रखा गया है, ठीक है, और समान गुणों वाले तत्वों को ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल ग्रुप में रखा गया है, ठीक है। बाकी अगर पूछे कि आवर्त सारणी में कितने समूह है, तो आवर्त सारणी में कुल 18 समूह है और 7 आवर्त हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है कि टहनी की दूसरी तरफ डैश हार्मोन के प्रसार के कारण पौधे प्रकाश की ओर झुकते हैं। तो बताइए टहनी की दूसरी तरफ जो है किसके कारण प्रकाश की ओर झुकते हैं, ऑक्सिन के कारण, साइटोकाइनिन के कारण, ऑब्सेसिक एसिड के कारण, या फिर जिबरेलिन के कारण। तो देखिए टहनी की दूसरी तरफ जो है वो ऑक्सिन हार्मोन के प्रसार के कारण पौधे प्रकाश की ओर झुकते हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऐसा क्यों होगा इसके बारे में जानते हैं कि पौधे में ऑक्सीजन का क्या भूमिका होता है। तो देखिए पौधे में जो ऑक्सीजन होता है वो प्रकाश के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया करता है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है कि यह पौधे के छायांकित पक्ष में उच्च सांद्रता में रहता है। तो रोशनी वाले हिस्से की तुलना में इसका मतलब है कि छायांकित हिस्से पर अंकुर लंबा हो जाता है, जिससे पौधा प्रकाश की ओर झुक जाता है, और इस प्रक्रिया को सकारात्मक फोटोट्रोपिज्म कहते हैं, ठीक है। चलिए अब जानते हैं कि साइटोकाइनिन क्या करता है प्लांट में। तो देखिए साइटोकाइनिन जो है वो हार्मोन का एक समूह होता है जो पौधों के जड़ और अंकुरों में कोशिका विभाजन और कलियों के विकास को बढ़ावा देता है। ये हार्मोन सभी जटिल पौधों के साथ साथ कई कवक और बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि साइटोकाइनिन जो है वो जटिल पौधों के साथ साथ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो कवक में, काई में और बैक्टीरिया में भी उपस्थित होता है, ठीक है। चलिए अब जानते हैं कि एब्सिसिक एसिड जो है वो प्लांट में क्या भूमिका निभाता है। तो देखिए एब्सिसिक एसिड जो है वो रंध्रों को बंद करने में मध्यस्थता करके वाष्पोत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। बाकी देखिए रंध्र क्या होता है, तो पत्ते में छोटे छोटे छिद्र होता है, उसी को रंध्र कहते हैं, ठीक है। तो तथा उसके बाद क्या कि तथा पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो गैस विनिमय की सुविधा प्रदान करते हैं। वाष्पोत्सर्जन पादप के वातित भागों विशेष रूप से पत्तियों लेकिन अधिकतर रंध्रों से जल का वाष्पीकरण करते हैं। चलिए उसके बाद जानते हैं कि जिबरेलिन क्या होता है। तो देखिए जिबरेलिन जो है वो पौधों के विकास नियामक का काम करता है, ठीक है, जो कोशिका वृद्धि को सुविधाजनक बनाते हैं और पौधों को लंबे होने में मदद करते हैं। यानी कि बेसिकली कहें कि जिबरेलिन का क्या काम होता है, तो जिबरेलिन का काम होता है कि पौधे को लंबा करने में मदद करता है, ठीक है। वे अंकुरन, तने को लंबा करने, फल पकने और फूल आने में भी भूमिका निभाते हैं जिबरेलिन, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है कि निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है। तो बताइए इनमें से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है, एजी, एल्युमिनियम, सोडियम या फिर जिंक। तो देखिए सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय हो जाएगा यहाँ पे कौन, यहाँ पे हो जाएगा सिल्वर यानी कि एजी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जान लीजिए कि एजी यानी कि सिल्वर का परमाणु संख्या कितना होता है, तो सिल्वर का परमाणु संख्या 47 होता है, ठीक है। उसके बाद एयू यानी कि एयू मतलब क्या हुआ, ओरम यानी कि सोना का परमाणु संख्या कितना होता है, तो सोना का परमाणु संख्या होता है आपका 79 होता है, ठीक है। देखिए तन्यता क्या होता है और आघात वर्धनीयता क्या होता है, दोनों के बारे में जान लेते हैं। देखिए तन्यता क्या है, तो तन्यता एक धातु को एक तार के रूप में खींचे जाने की क्षमता होता है जिसमें सोना सबसे अधिक तन्य धातु होता है, ठीक है। दूसरी ओर देखिए आघात वर्धनीयता क्या होता है, तो आघात वर्धनीयता जो है एक धातु को चपटी चादर में परिवर्तित करने की क्षमता होता है और सोना सबसे अधिक आघात वर्धनीयता धातु होता है। यहाँ पे देख लीजिए सीक्वेंस में दिया गया कि किसका तन्यता और आघात वर्धनीयता ज्यादा होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका होगा, सोना का होगा, फिर चांदी, फिर एल्युमिनियम, फिर सोडियम, फिर जिंक का हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है कि धातु की छड़ का प्रतिरोध डैश को छोड़कर निम्न सभी पर निर्भर करता है। बताइए धातु की छड़ का जो प्रतिरोध है वो किसको छोड़ के निम्न सभी पर निर्भर करेगा, प्रतिरोधकता, घनत्व, लंबाई या तापमान पर। तो देखिए धातु की छड़ का जो प्रतिरोध है वो घनत्व को छोड़ के बाकी तीनों पर निर्भर करेगा, प्रतिरोधकता पर, लंबाई पर और तापमान पर, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए एक धातु की छड़ का प्रतिरोधकता लंबाई और तापमान पर निर्भर करता है लेकिन घनत्व पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है।
फिर देखिए कि प्रतिरोध एक विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह के विरोध का माप होता है। प्रतिरोध क्या होता है? तो प्रतिरोध जो है एक विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह के विरोध का माप होता है। ठीक है, प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है और इसे ग्रीक अक्षर ओमेगा के द्वारा दर्शाया जाता है। उसके बाद प्रतिरोधकता का फॉर्मूला जान लीजिए। प्रतिरोधकता का फॉर्मूला होता है क्या? रो इंटू एल बटे एरिया। ठीक है, यानी कि ए हो जाएगा। इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले शेयर को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।